अमुआ लगावे कौन फल मोरे साहिब साहिब हो। अच्छा राजा, ये जो आम का बगीचा है, आम के वृक्ष लगवा रहे हैं आप, इसका क्या उद्देश्य है? दशरथ का उत्तर सुंदर है। राही बाटे जौन अमवा, राही बाटे जौन अमवा खई है, तब फल मिली है, तब फल मिली है हो। राह चलता हुआ व्यक्ति भी यदि उस पेड़ से आम तोड़ के अपनी भूख मिटा सके, तब तो आम का वृक्ष लगवाने का लाभ है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मालिनी अवस्थी जी से। तो सबसे पहले शुरुआत इससे करेंगे कि बचपन में उनके साथ ऐसा क्या माहौल था या उनके लड़कपन में ऐसा क्या था जो इतने सालों बाद भी मालिनी अवस्थी जी जैसे देसी अंदाज में हमारे सामने आती हैं, जबकि संगीत की दुनिया कही जाती है कि बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया है। और जिस तरह का संगीत और जिस तरह के मंच हम आज तक देखते हैं, उस जैसे मंच के न होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी देसी पहचान को बनाए रखते हुए आप यहाँ तक पहुंची हैं। तो पहला सवाल आदरणीय मालिनी दीदी से कि ये देसी अंदाज यहाँ तक लाने की प्रेरणा कब शुरू हुई और इसको बनाए रखने का कुछ तो स्ट्रगल होगा। कई सारे सवाल आपने एक सवाल में पूछे हैं, तो मैं नहीं जानती पहले क्या कहाँ से आरंभ करूं, लेकिन सारी बात का लब्बो लुभाव एक है कि मनुष्य वही दिखता है या दिखाता है या करता है, करते हुए दिखता है जो वो भीतर से होता है, जिसमें उसको विश्वास है, जो जिसमें उसकी आस्था है। म्यूजिक के लिए बाहर से जो नजरिया है वो बड़ा ग्लैमर का है कि आर्ट है या कल्चर फील्ड है या म्यूजिक या एंटरटेनमेंट, जनरली एंटरटेनमेंट ऑनर एक ग्लैमरस फील्ड है। लेकिन ग्लैमर का जो कोशंट आज लोग समझते हैं वो बहुत अलग है। चकाचौंध जैसा आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूँ हर व्यक्ति जो अपनी सोच से है, जैसा वो भीतर से उसकी समझ है, वो जीवन में उसी रास्ते को इख्तियार करता है। यानी कि मेरे भीतर एक कलाकार, चूंकि मैंने गाया है, सीखा है, इसलिए मैं गाती हूँ, लेकिन वृहद उद्देश्य शायद जो जीवन में रहा है वो सामाजिक ढांचे को समझते हुए अपने पूर्वजों की जो जीवन गाथा रही है, जीवन शैली रही, उसको सामने लाने की रही। और यही कारण है कि मैं लोकगीत गाती हूँ, क्योंकि लोकगीतों में वो पूरी भारतीयता, वो जीवन दर्शन जैसे पूर्वजों ने दिखा, वो जीते हुए दिखलाया गया। ये सच बात है कि इसमें सफलता शुरू में नहीं मिली। आज तक लोग चकित होते हैं, अचरज करते हैं कि आप लोकगीत क्यों गाती हैं, या ये गाने का कैसे सोचा, ये निर्णय क्यों किया, या इस पर चल करके कैसे सफलता मिली। बहुत सारे सवाल और आते हैं और इसका 5 मिनट में उत्तर दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे तो हतोत्साहित करने वाले, इस राह से विचलित करने वाले फैक्टर्स ज्यादा थे, समर्थन करने वाले बहुत कम थे। क्योंकि किसी को भी ये नहीं समझ में आता था कि पहली बात तो क्या ये लंबा रास्ता तय कर सकता है ये एक आपकी फील्ड, सेकेंडली क्या ये बहुत सस्टेनेबल है। भाई गाने गा दी भी आपने बन्ने कजरी, तो कौन सुनने वाला है। तीसरा ये कि आज के टाइम पे ग्लैमर फील्ड में, जैसा आपने कहा, तो उस समय जो नए युवा श्रोता है, क्या वो ये चीज को देखना चाहता है। तो ये चारों पांचों चीजें मैंने तय की थी कि मैं सारी ही झुठलाऊंगी, और ये हमने जो तय करके रखा है कि संगीत ऐसा होगा, आर्टिस्ट ऐसा गाएगा, गाना होगा तो यही होगा, या तो इंडी पॉप होगा, या रॉक बैंड होगा, या फिल्म होगी, या गजलें होंगे, कुछ नहीं। हमने तो जो भारत का संगीत जाना है वो यही जाना कि दो ही तरह का संगीत है, सुरीला और बेसुरा। बाकी तो हमने बांटा है उसको, सेमी क्लासिकल, फोक, धमार, क्लासिकल, इंडी पॉप, रॉक, फ्यूजन, कंफ्यूजन, हर तरह की चीजें हम लोग कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है संगीत सिर्फ दो तरह का है, अच्छा और बुरा। अच्छे संगीत में अच्छी बात कहने का अंदाज हो तो लोग सुनते हैं। नई पीढ़ी को कैसे पुरानी परंपरा से जोड़ना है, ये मुझे मेरे अंदर की चिंता थी। मैं अपने सामने एक पूरा
समाज बदलते हुए देख रही थी, भारत बदलते हुए देख रही थी, और नवीनता या आधुनिकता की लहर पे बैठा हुआ एक आम भारतीय आगे बढ़ने के संग संग आगे तो बढ़े, लेकिन अतीत की डोर को पकड़ के आगे बढ़े, या पुरानी अच्छी चीजों को भी उनमें कुछ अच्छाइयां ये जानते हुए बढ़े, ये मेरी चिंता थी। उस चिंता में चूंकि कलाकार हूं, गाती हूं, वो चिंता और कला मिल गई, और उसका ही निकष है जो आप देख रही हैं कि मैं ऐसे गीत गाती हूँ जिनमें भारतीयता की झलक है, भारत के जीवन दर्शन की झलक है। एंड आप जो बात कह रही हैं कि वो एक लोगों को, आज तो जब देखिए प्रसिद्ध हो जाए, जब आप सफल हो जाए थोड़ा बहुत तथाकथित, तो हर सफलता में आदमी को ग्लैमर नजर आने लगता है, फिर लोग ताली भी बजाते हैं, फिर सबको सब अच्छा लगता है। लेकिन आसान तो बिल्कुल नहीं था, पीछे का संघर्ष जो होता है बिल्कुल वो आसान बहुत नहीं था, मुश्किल होता बिल्कुल है। आसान नहीं था, क्योंकि एक तो मैं बचपन से गा रही हूँ, 5-6 साल की थी तब से हमारे गुरु हमको सिखाने आते थे, और शास्त्रीय संगीत ही सीखा, अभी तक उसी का रियाज, उसी को गाती आई हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी कला लोगों से मेरी सोच एक बहुत कम उम्र में ऐसी बन गई थी कि ताई जी के गानों में उनके जो व्रत, तीज त्योहार थे, वो सारी चीजें मुझे इंटरकनेक्टेड लगती थी, कि ये जो भी कथा कही गई है और ये जो गीत अभी गाया गया है, एक तीज त्योहार, शादी में सब मिले उत्सव, तो मुझे लगता था ये सब कड़ियां जुड़ी हुई हैं, और क्यों नहीं कोई उसके बारे में बात करता। हम जब राग रागनी सीखते हैं तो कौन सा किस प्रहर का राग है, कौन सा किस मौसम का राग है, उसमें बंदिशें हैं, तान है, वही 12 सुरों की यात्रा है। लेकिन मुझे लगा इसमें कहन नहीं आ रहा, आ रही है तो राग की शुद्धता, जी। आध्यात्मिक ऊंचाई भी प्रभु को पाने की, जो कि हमारे यहाँ भारत में संगीत का उद्देश्य यही माना गया। लेकिन मेरा मानना था कि अध्यात्म को तो तब पाएंगे जब मानवीय संबंध को जानेंगे, पहले मनुष्य मनुष्यता को तो जाने, तब तो अध्यात्म तक जाएंगे। आपका मुझे जो छोटा सा बात समझ में आ रही है कि दूसरी जगह ये देखा जाता है कि संगीत इंटरटेनमेंट है, लेकिन भारत में संगीत इंटरटेनमेंट नहीं है, आत्मा से आत्मा को और मनुष्य से मनुष्य को, और बल्कि मनुष्य को पृथ्वी से और बाकी 5 तत्वों से जोड़ने का एक तरीका है। अब सवाल ये है कि नई पीढ़ी को ये कैसे समझाया जाए कि आप देसी तरीके से भी आगे बढ़ेंगे तो भी आप इसका नहीं एक नहीं, बड़ा देखिए हिस्सा देखिए बन देखिए, सकते हैं। मैं ये, आपने पहले भी शब्द का इस्तेमाल किया, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे जैसे बनिए या मुझे इमोट करिए, मैंने भी किसी की तरह कुछ नहीं किया, मेरे आगे कोई ऐसा नहीं था जिसको कि देख करके मैं वैसी बनी, बल्कि इसीलिए मैं पहली थी जब लोकगीतों के जरिए 3-3 घंटे का कार्यक्रम दे करके पब्लिक को झुमा हिला सकते हैं, ये उस समय तक कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैं तो ये कहती हूँ, आप हमें देखें, किसी को भी देखें, जो आपको करना हो करें, बस ये जरूर याद रखें कि आपकी कला की जो भी निष्पंदन है, जनता के सामने निकासी है, उसमें गरिमा रहे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मकता, अच्छी बात हो। मुझे लोक संगीत या लोक संस्कृति में सबसे बड़ी बात जो लगती थी कि कला का जो उदारता का भाव है वो दिखाने को मिलता था, रिश्तों की जो उष्मा है, परस्पर गर्मियां जो आज खोती जा रही है, वो दिखाने का मिलता, कि आज भाई भाई से लड़ रहा है, यहाँ तो गीत ऐसे हैं कि ननद भी भाभी से सबसे अच्छी सहेली है, उसी चुहल से करती है। चूहल तो सब जानते हैं, सबसे अच्छी सहेली मैं कह रही हूँ। जैसे आज मैंने गाना सुनाया, वहां चाहे भैया रूठे चाहे जाए, सावनवा में नाही जइबे ननदी, यानी भाभी अपनी ननद से कह रही है कि मेरे भाई मुझे ले आने आए हैं मायके वाले, मैं नहीं जाऊंगी, यानी बहुत प्रेम का, विश्वास का संबंध होगा, तभी अपने नंद से कह रही है। चूहल तो हम जानते हैं, लेकिन बड़ा प्रेम वहां दिखता है, देवर भाभी का, समधी समधन का, बाप का बेटी का, माँ का। आज जो कंसर्न्स, ग्लोबल कंसर्न्स हैं, सेविंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस, वो गीतों में देखती है, जहाँ पे बेटी कह रही है, बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो, बाबा नीम के पेड़ को बाबा मत काटना, क्योंकि यदि नीम का पेड़ कट गया तो बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जाई हैं, रह जाइए निमिया के, चिड़िया कहाँ जाएंगी, पूरी इकोसिस्टम की बात है, ये गाने हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनमें इतनी बड़ी मैसेजिंग है,
मैं उसके बारे में बात करूं, और वो बड़े कॉन्टेम्प्रेरी, दे आर वेरी मॉडर्न, दे आर वेरी रिलेवेंट, एंड देयर हैज टू बी अ वे जिसमें कि हम मॉडर्न यूथ को ये समझा पाए कि भैया आप तो आज विदेश से एनवायरमेंट डे के बारे में पढ़ रहे हो, सेव एनवायरमेंट, सेव नेचर, बट ये 200 साल पहले आपके पूर्वज कह चुके। आपके पूर्वजों ने इसीलिए हर वृक्ष को देवता बना दिया। आपके पूर्वजों ने इसीलिए सारी नदियों को माँ का नाम दिया, कि जब आपने एक पीपल की भी पूजा आप कर रहे हैं, जब आप बरगद की पूजा कर रहे हैं, जब आप आम की लकड़ी को ही सारे मांगलिक कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं, जब आप जितने भी हमारे यहाँ पुष्प हैं उनको फूल कौन सा फूल किस ईश्वर को अर्पित किया जाए, ये भी आपने कर रखा है। सारी नदियां, यानी पूर्वज जानते थे आपको समझा करने की कि भाई जहां पर देवत्व उन्होंने डाल दिया तो आप उसका सम्मान करेंगे, यानी पेड़ ना काटें। पेड़ कट गया तो हम रहेंगे कहाँ, नदियां दूषित हुई तो हम जाएंगे कहाँ। तो वो गानों में और बोलियों में आपको सब समझा गए, वो है गीतों में, और ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अवधी भोजपुरी में या सभी आपके भाषाओं सारी नदियों में। आप क्या, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके निमाड़ गीत में नर्मदा के लिए इस प्रकार के गीत है ना, क्योंकि पूर्वजों की सोच प्रकृति के संग रहने की थी, और ये था हर गीत में या सोच में कि इफ वी रिस्पेक्ट नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट अस, जो आज नहीं हो रहा, कि हमको कहना पड़ रहा है पेड़ लगाओ, पेड़ सोचो, लेकिन गानों में था। तो मुझको ऐसा लगा कि जो आपने बात पूछी कि यदि मैंने शिक्षा ली है, यदि संगीत सीखा है, तो मेरा जीवन में उद्देश्य कला का ऐसा होना चाहिए कि सोच बदले, ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ 4 अच्छी बातें सिखा सकूं, वरना नाचना गाना झूमना ताली तो बजना हर कार्यक्रम के एंड में होता है, बट कुछ सब्सटेंस हो, लोग घर जाए तो 4 चीजें दिमाग में रहे उनके। एक गीत है जैसे काहे को ब्याही विदेश, खुसरो का लिखा है, उसमें बेटी कहती है हम तो बाबुल तोरी बगिया की कलियां, बेले की कलियां घर घर मांगी जाए। उस समय कन्या का जो एक बेटी का जो एक कह लीजिए फीमेल गर्ल चाइल्ड की इम्पोर्टेंस को उस समय कम तो घर घर मांगी जा रही जाए, और फिर वो कहती है हम तो भैया को दीनो बाबुल महिला दुमहिला, हम का दीनो परदेश। उस समय गीतों में एक इतनी स्ट्रॉन्ग वुमन दिखाई है जो अपने पिता से सवाल पूछती हुई जाती है, जो आज भी लड़कियां नहीं पूछ पाती। तो जो टाइमलेसनेस है, जो उनमें वॉइस है, एक कह लीजिए मैं कहूंगी एक बड़ा क्यूमुलेटिव वॉइस है, कई कई सदियों की औरतों की आवाज है, उसमें मुझे इतनी ताकत दिखती थी कि मुझे लगा कि यही करना चाहिए। और जब शुरू में किया तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है कि प्रोग्राम एंटरटेनमेंट के बारे में तालियां बजे, जम जाए, जमने के जो नॉर्म्स हैं वो बहुत अलग है, कि आपका जो प्रस्तुतिकरण हो वो किस तरह का हो, और क्या जनता उतने हैवी चीजों को पचाने के लिए बैठी नहीं, वो तो झूमने के लिए बैठी है। सो देन यू हैव टू देन फाइंड अ मिडवे, जो मैंने किया कि एक रास्ता ढूंढा कि भाई मेरी बात भी आए और मैं ये ना भूलूं कि लोग आए मनोरंजन के लिए। देयर इज ऑलवेज अ गोल्डन यस करेक्ट, क्योंकि वो अगर ढूंढा तो सब सक्षम हो एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एंटरटेनर। मेरी बात को लोग इसीलिए सुनने हैं क्योंकि मालिनी अवस्थी सुनने आए, उसमें मैं 6 अच्छी बात बता जाऊं तो सुनेंगे, लेकिन जब भाषण में देना शुरू कर दूंगी तो कोई नहीं बैठेगा। सो देयर हैज टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट एंड फाइन बैलेंस, कि आप ऐसे बात को कहें कि थोपी हुई ना लगे और अच्छी भी लगे। दी वुमेन एम्पावरमेंट की आजकल बहुत बात होती है। एक सवाल है कि जब हम ये कहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत है, तो हम पहले ये मान लेते हैं कि वो सशक्त नहीं है, हमको पहले ये मानना पड़ेगा। आप क्या कहती हैं कि महिलाओं को शक्ति बचपन से मिलती है, वो पैदा ही सशक्त होती है, लेकिन इन महिलाओं को अपने सशक्तिकरण को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि कहीं बाहर से सशक्तिकरण की बात नहीं आए, अंदर से उनमें ये समझ आए कि वो हमारे अंदर ही है, बस उसको पॉलिश करना बाकी है या उसको स्थान देना बाकी है। ये बात बहुत मुझे लगता है कि बुनियादी है। आप ये महसूस करें कि आप कौन हैं। ये हर इंसान, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, बच्ची हो, बुजुर्ग हो, आपके भीतर ईश्वर का वास है।
आप भी उसी सत्ता के एक बनाए हुए वो हैं वासी, जैसा कोई दूसरा है। ये ताकत तो हर एक को खुद पहचाननी चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो आपने सशक्तिकरण का, बिल्कुल सही बात है। जब हम कहते हैं सशक्त को नहीं, पहली मान लिया कमजोर है। मुझको लगता है कि आज हमने सशक्त औरत की जो परिभाषा है वो पश्चिम से ली है, और कहीं ना कहीं यदि मैं बहुत क्रूडली बोलूं तो 9 to 5 जॉब को सशक्त आजकल माना जाता जाने है। लगा है। यदि अपने पैसे कमाने की बात है कि हमारे पास 4 पैसे हों, हमारी अपनी इनकम हो, तो ही स्त्री सशक्त है, ऐसा भी नहीं देखा। मैंने बहुत सारी स्त्रियां देखी हैं जो नौकरी कर रही हैं और बड़ी कमजोर हैं। बिल्कुल अग्री। आप समझ रही, बहुत वो अग्री। कमा भी रही हैं, उनकी अपनी इनकम भी है, लेकिन माफ कीजिएगा, वो इतनी कमजोर हैं कि वे ना अपने भाई को देख सकती हैं, ना घर चला सकती हैं, ना बच्चे के एग्जाम में मदद कर सकती हैं। तो क्षमा कीजिएगा, मेरी सशक्त स्त्री की परिभाषा बहुत अलग है। सशक्त माने ये जो वो खुद देखे, 5 को और देखे। सशक्त माने है एम्पावरिंग अदर्स। एम्पावरिंग अदर्स, हाउ डू यू डू इट? आप यदि पैसा कमा रहे हैं, आपकी नौकरी है, तो आप मान लीजिए आप 8-10 हजार लेकर आ रही हो, बहुत अच्छी बात भी है कि आपको क्यों मांगना पड़े। कल को आप अपने भाई बहन माता पिता के लिए कुछ करना चाहें तो आप पति से न मांगे। इसमें मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, बड़ा रोचक। हमारी गुरु अप्पा गिरिजा देवी जी, ये आज से 24-25 साल पुरानी बात है। तो वे आई, लखनऊ में हम रह रहे थे, और लखनऊ में बोली उनकी एक टेलीविजन कॉन्सर्ट थी, तो 4-5 दिन के लिए आई, पास में रही। तो जो प्रोग्राम टेलीविजन का जो प्रोड्यूसर करा रहे थे अप्पा जी के लिए, घर पे आए, तो उन्होंने कहा कि ये साथ में भी गाएगी हमारे, मेरे लिए कहा कॉन्ट्रैक्ट इसका भी साइन कराइए। मतलब ये था कि मुझे भी एक चेक मिले, चाहे छोटा ही मिले। प्रोग्राम हो गया तो उन्होंने हमसे पूछा अलग से कितना चेक मिला, तो मैंने कहा अप्पा जी 4,000। तब ठीक है, ये आज से 24 साल पहले 4,000। मुझे बात बहुत वो लगी, और मैंने मन में सोचा कि देखो गुरु को कितना ख्याल है कि अप्पा जी हमसे पूछ रही। अगले दिन उन्होंने बोला कि तुम्हें लग रहा होगा कि हमने तुमसे पूछा कि कितना तुमको चेक बना, वो इसलिए कि तुम्हारी गुरु आए तो तुम्हें पति से पैसा न लेना पड़े हमारी मिठाई और हमारे रुकने के लिए। ये एक सशक्त स्त्री कह सकती, वो मुझे सशक्त बना रही थी। सशक्त स्त्री दूसरे को संदेश दे रही थी कि भाई इतना वो। तो ये एक स्त्री ही समझ सकती है, पहचान सकती है। आप खुद देखिए कि आपके सामर्थ्यवान होने का क्या अर्थ है। आपके सामर्थ्यवान होने का क्या अर्थ है कि आप अपने अलावा भी लोगों का ध्यान रख सके। और आर्थिक सशक्तिकरण आपके सशक्तिकरण का एक छोटा सा हिस्सा है। आर्थिक सशक्तिकरण भी वही मैं कह रही हूँ कि आप 4 लोगों के लिए पैसे को यूज कर पा रही हैं, आप तो समझ रही हैं? हाँ, बिल्कुल सही। आर्थिक सशक्तिकरण भी सिर्फ इसलिए कि आपकी किटी बढ़ रही है, तो आई एम सॉरी, वहां तो कहीं ना कहीं पे पुरुष का भी मुझे लगता है हृदय बहुत बड़ा होता है देखने। मेरी सास नौकरी नहीं करती थी, मेरी माँ नौकरी नहीं करती थी, क्या वो सशक्त नहीं थी? मैंने उन कितनी दोनों से सशक्त है? सशक्त स्त्रियां नहीं देखी। और कमाई हमारे पिता की थी या हमारे ससुर जी की थी। और कभी मैंने ये नहीं देखा कि कभी मेरे ससुर जी ने या मेरे पिताजी ने ये जताया हो कि उनकी उस धन में माँ का, बल्कि मुझे लगता मेरी माँ ही घर चलाती थी और ससुराल में मेरी सास घर चलाती थी। बिल्कुल। इस पे कभी कोई वाद विवाद नहीं होता था। आज बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी को मैंने सिखाया कि भाई आपके पास हुनर ऐसा होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो। लेकिन अपने पैरों पे खड़ी हो तो 6 को सबल बनाओ। यदि नौकरी कर रही हो तो घर भी तुम देखोगी। नौकरी कर रही तो कल को बच्चा इधर उधर गिरा पड़ा है और फेल हो रहा है पढ़ाई में नहीं अच्छा, तो भी उस सशक्तिकरण का कोई मतलब। तो मुझे लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं हमको पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा कि रिश्तों को सींचने की, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुरुष की जिम्मेदारी नहीं, हर रिश्ते को सींचने में जितनी शिद्दत से, जितनी ईमानदारी से स्त्री अपना सब कुछ देती है, सिर्फ पत्नी के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में। उसका विवाह हो जाए लेकिन वो अपने 90 वर्ष के माता पिता के लिए भी बेटी होना नहीं बंद करती, बिल्कुल वो बहन होना नहीं बंद करती। तो वो जो समर्पण, भाई एक बार की भूल जाएगा लेकिन बहन राखी नहीं भूलती। तो ये जो सारे क्लोजेट्स रिश्ते हैं उनमें जो समर्पण स्त्री का है
वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप यदि आर्थिक रूप से सक्षम है तो ये देखिएगा कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी आपका जो सशक्तिकरण है उस पे उसकी बलि ना चढ़ जाए। बैलेंसिंग होना बहुत Totally. जरूरी है। एक और चीज दीदी, जैसे हम बोलते हैं कि हम थोड़ा आगे बढ़ गए, इसका मतलब कि थोड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने की हमारी हैसियत होगी, या थोड़ा बड़ा घर करने की, या अच्छे और कपड़े पहनने की हैसियत हो गई। हम ये क्यों नहीं सोचते कि वो जब हम आगे बढ़े हैं उससे हम कितने लोगों के बीच में परिवर्तन ला पा रहे हैं। तो ये बात कैसे समाज को समझाई जाए कि आगे बढ़ना मतलब होता है सबके साथ आगे बढ़ना। अब देखिए, आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं तो समझा ही रहे हैं, बाकी तो मुझे लगता है कि जीवन जैसा जीते हैं आप, माता पिता जैसा जीते हैं, आपके आसपास जो आपके क्लोज हैं, जिनसे आप प्रभावित हैं, उनको देख करके सीखते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति को ये पता है कि उसको संकट आने पे कुछ भी कमाया काम नहीं आता। 6 घर बनवा दिए तो भी रहना एक कमरे में। जो भी आपके पास पैसा है, धन है, सब रखा रह जाता है जब ऊपर वाला बुला लेता है। तो ये कितना पर्याप्त है, कितने में सुख और संतोष की अनुभूति है, ये हर एक के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आपको कितना चाहिए और क्यों चाहिए ये भी क्लियर होना चाहिए, और उसका आप क्या करेंगे ये भी क्लियर होना चाहिए, तब मुझे लगता है कि वो बैलेंसिंग होता है। मैं आज जैसे अभी व्याख्यान में ये कह रही थी कि हमारे यहाँ हमारी जो सीख बड़ों से हम लोग को मिलती है वो हमेशा से देने की रही है। माना ही गया उन्हीं को जो दें, हर कुछ दे रहा है, सूर्य रोशनी दे रहा है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, नदियां जल दे रही हैं, अन्न दे रही हैं, जो दे रहा है हर एक, जो देने वाले को हमारे हमेशा पूजा गया। तो ये आपका धन देने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं, अपने लिए यथेष्ट है तो वो तो कीड़े मकोड़ों जैसा जीवन है। दी, आज के जो पेरेंट्स हैं, चूंकि मैं एक लाइफ कोच हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे माता पिता आते हैं कि बच्चे सुनते नहीं हैं, या ऐसा नहीं करते, या वैसा नहीं करते, या गलत चीजों में जा रहे हैं। आप पेरेंट्स को क्या कहेंगी, उनकी क्या जिम्मेदारी है? ये सच है कि माहौल में आजकल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और कई बार गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन एक परिवार ऐसा क्या उस नए बच्चे को दे सकता है कि वो नया बच्चा उस तरीके से बढ़े कि समाज को कुछ देकर वापस जाए? समय दे, माता पिता को खूब समय देना चाहिए बच्चों को। दूसरा, संवाद। हमारे बच्चे भी इसी माहौल में ही बड़े हैं। हमारी बच्चों की शादियां हुई हैं 4 साल पहले, अब दोनों के एक बच्चे हैं, और तो कह सकते हैं कि वो जो एक जनरेशन बदलने का वो सब हम लोगों ने भी देखा है, और आसान नहीं होता बच्चों को बड़ा करना, और सही सोच संस्कार भी रह जाए सब कोई। बड़ी, अभी हम लोग कहते हैं पूर्वजों की कृपा है, बड़ों की कृपा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें एक बड़ी चीज जो मैंने अपने जीवन से ही आजमाई और जरूर कहना चाहूंगी, जितना समय बच्चों के संग बिताएं। वो कहेंगे आपके संग नहीं बैठना है, आप बैठिए। और दूसरा, वो जो आजकल छोटा सा भी बच्चा, बड़ा बच्चा कहता है कि भाई हमें अपनी स्पेस चाहिए, मत मानिए बात। हर बात बच्चों की भी नहीं मानी जाती। बिल्कुल। आजकल छोटे बच्चे हैं जो बहुत बुरा मानते हैं, आप उनका फोन देखिए, आप उनका स्कूल बैग चेक करिए, उन्हें बुरा लगता है। लेकिन आप माता पिता हैं, ये अधिकार आप नहीं छोड़िए, क्योंकि एक बार समय आ जाएगा जब वो इंजीनियरिंग करने जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, कुछ और। तो 18 साल बाद तो वैसे भी वो अपने ऊपर है, लेकिन 18 साल का तक की जो उम्र है वो ऐसी उम्र है कि जो कहते हैं ना कि वो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कि वो अंदर से सहलाता है और ऊपर से थपथपाता है, और तब जाकर के आकार आता है कि गोल गोल चाके पे घूम रही मिट्टी, और नीचे से संभाले रहता है गोला, ऊपर से थपथपाता जाता है। उसे भी नहीं पता चल पाता कि सपोर्ट दिया है तब जाके थपथपा रहा है। तो आपका सहारा और आपका अनुशासन, ये दोनों बहुत जरूरी है। ये अधिकार मत छोड़िए। मैंने बहुत जगह ये देखा है कि मुझसे कई लोग ये कहते हैं कि भाई बच्चा दरवाजा बंद कर लेता, खोलता नहीं, ये बात ही नहीं करता, या टाइम नहीं स्पेंड करने देता। अरे भाई, वो तो वो कह रहा है ना, आप क्या कर रहे हैं? जो जरूरी होगा वो हमको मानना है। बच्चा कह रहा है तो वो तो बच्चे ने आसपास भी यही देखा है, वो कह रहा है, उसके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो बड़ा हो रहा है, उसको लगता है कि माता पिता के संग बैठना शर्म की बात है, उसके साथ के बच्चे नहीं बैठ रहे तो वो मना कर रहा है। उसको जो कहना है वो कर रहा है, लेकिन आप तो वो करिए जो आपको करना चाहिए। आपकी जो जिम्मेदारी आप हस्बैंड लौट करके आए 7:30 8 बजे, कितनी भी होमवर्क हो, कितना भी काम हो,
निकलिए उसको लेके, घूमिए साथ में। आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे बच्चे साथ को रहना समय ही है। माता पिता को देना ही चाहिए, और उसको कभी भी ये न लगे कि यदि वो कष्ट में है, वो किसी गलत रास्ते पे है, यदि उससे कोई गलती होगी तो आपको बता नहीं पा रहा है, वो जरूर, और पिता से नहीं कह पाते तो माँ से कहे। कुछ कुछ परिवारों में उल्टा होता है कि माँ से कम्युनिकेशन कम होता है, पिता से खुले रहते, कोई भी बात हो बच्चे से बिल्कुल। जैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम दोनों बहुत कम्युनिकेटिव है, बच्चों से खूब बात करते हैं, तो हम लोग के रोल्स बहुत अलग हो जाते हैं। किसी मामले में हम लोग को भी आश्चर्य होता है कि यदि मैं किसी बात पे मुझे अखर गई है और मुझे पता है कि इनको भी बहुत अखरेगी, तो ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये अपना बहुत उसमें लीनेंट और मुलायम रुख कर एक लेते हैं। कठोर हो जाए तो एक नरम एकदम, हो हाँ। जाए। और जब मुझे पता है कि इनको बात बहुत बुरी लग गई, तो मैं बिल्कुल वहां पर एकदम बच्चे का पक्ष रखती हूँ, क्योंकि किसी एक को बच्चे का पक्ष भी रखना पड़ेगा। तो ये जान के चलिए कि समय बच्चे को जरूर दें, और संवाद, डायलॉग, कम्युनिकेशन, वो आपसे बहुत छोटा है। और आजकल के बच्चे पहले जैसा वो नहीं है बंधन, खुल के बात करना चाहते हैं, तो आप उनको वो स्पेस दीजिए कि वो आप बाहर वालों से कुछ कहें, उससे अच्छा आपसे कहें। तो ये चीज सबसे ज्यादा जो मैं देखती हूँ कि हर माता पिता कहते हैं कि भाई वो बात नहीं करना वो नहीं चाहता, आप तो अपना अधिकार मत छीनो। दीदी, कोई 2 ऐसे लोकगीत, पहला जो परिवार के लिए कुछ समझाता हो तो वो लोकगीत भी और समझाए भी, और दूसरा जो समाज को कुछ समझाता हो। बहुत सारे गाने सामाजिकता और परिवार से जुड़े हुए सारे हमारे यहाँ के गीत हैं। जितने भी विवाह गीत हैं उनको आप देखें तो सारे परिवार के हैं। कोई भी गीत ऐसा नहीं है विवाह का, संस्कार का, जिसमें पूरे परिवार को जोड़ने की बात ना की गई हो। सारे, मतलब वो चाहे कोई या विवाह गीत, ब्याह उठा लीजिए, बन्ना उठा लीजिए, हल्दी का गाना उठा लीजिए, विदाई का गाना उठा लीजिए, कन्यादान का गाना ले लीजिए, सब में आपको, सारे संस्कार गीतों में परिवार को जोड़ने की बात है। और समाज के लिए बड़े सुंदर संदेश मिलते हैं सोहरों में, बहुत सारे गानों में। एक मुझे गीत याद आ रहा है जो कि अलग उसका थोड़ा विषय होगा, लेकिन कमाल का है उसमें, उस गाने में एक चकवा चकवी है, और वो आपको पता है चकवा चकवी मिल नहीं पाते, रात होने की प्रतीक्षा करते हैं और होते हुए फिर भटक जाते हैं, पूरे दिन अलग अलग रहते हैं, मिलने की प्रतीक्षा करते हैं कि सूर्यास्त हो जाए तभी मुलाकात हो पाएगी। तो चकवा चकवी, सूर्यास्त होने वाला चकवा चकवी एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, और नीचे झूला झूल रही है रुक्मणी वृक्ष पे। रुक्मणी, अब देखिए नायिका कौन है? रुक्मणी, न राधा न सीता। आमतौर के बड़ा अनयूजुअल है कि रुक्मणी, तो रुक्मणी की मोती की बड़ी माला है, और झूला झूलते हुए वो उनके गले से मुक्ताहार निकलता है और जाकर दूर किसी सरोवर में जाकर गिर जाता है। तो रुक्मणी देखती है कि क्या करें, तो रुक्मणी ऊपर देखती हूँ चकवे को, तो बोलती है, अरे चकवी, तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे यहाँ की रानी की हार वहां चला गया? जब से पहले जाओ नदी से निकाल के लाओ। तो चकवी उसको पलट के देखती है रुक्मणी को, और कहती है कि तुमको अपने मुक्ताहार की पड़ी है, तुम रानी हो 100 पाओगी, लेकिन यदि ये सुबह हो गई तो मैं फिर चकवे को नहीं पाऊंगी। मेरे लिए धन से अधिक प्रेम महत्वपूर्ण, मैं चकवे को ढूंढने जा रही हूँ। ये गीत है। क्या सुंदर संदेश है कि एक रानी है, देखिए यार, राधा भी नायिका हो सकती थी, लेकिन राधा तो प्रेम के लिए जानी जाती है। रुक्मणी है, कृष्ण की पटरानी है, वैभवशालिनी है, उनका हार चला गया, उनको ज्ञान कौन दे रहा है? पंछी। प्रेम के संदेश की, प्रेम से ज्यादा, धन से अधिक महत्वपूर्ण संबंध है और प्रेम है। 50 हार आएंगे, तो मुझे क्या कह रही ढूंढने जाओ, मैं पहले अपने प्रेमी को ढूंढूंगी। ये इस गीत में कितनी चीजें हैं। पहली बात, राजा की सत्ता को एक पंछी द्वारा चुनौती सीख देना, और दूसरा धन वैभव कितने तुच्छ है प्रेम के आगे, संबंध के आगे। और चौथा, इस गीत में रुक्मणी को ही सीख इसलिए दी गई है क्योंकि कृष्ण को पाकर भी नहीं पा पाई, कोई और भी हो सकता था, क्योंकि कृष्ण ये रुक्मणी को ही संदेश देना था। क्योंकि चकवी प्रेम की बात कर रही है और रुक्मणी को मानते हैं, रुक्मणी एक रानी थी, वैभव था, सब कुछ था, कृष्ण को पा करके भी
सत्यभामा भी पा गई, उनको सब पा गई, उनको राधा पा गई, रुक्मणी नहीं पा पाए, रानी रही। तो कहती है सब क्या मुक्ताहार। तो ये देखिए समाज की सीख की बात है। आपने जो पूछा कि इतनी बड़ी सीख है इस गाने में, और समाज को संदेश एक चकवी के माध्यम से, कि जो आप बात कह रही थी, धन, एवरीथिंग इज यूजलेस, सब कुछ तो यही खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे गीतों में इस प्रकार का वर्णन मिलता है, जिनको कि आप देख करके आपको लगता है कि क्या कमाल के हमारे लोगों ने गीत बनाए, सिखाए। आप देखिए छठ अभी आएगा हमारे यहाँ, छठ के गीत हैं, छठ के पूरे पूरे गीतों में पर्यावरण की रक्षा की बात है। छठ माई को भी पूरा नए कच्चे केले के पत्ते से घेर बनेगी, सूर्य की पूजा है, जल के पास पूजा है। पूरे गाने में वर्णन यही है कि कहार नहीं लेना, खुद ही चलना है, लेकर के पूजा हमें करनी है। नया फल, नया जो ऋतु की पहली चीज है वही प्रभु को समर्पित करनी है। ये जब गीत गाना शुरू होता है, 200-200 लोग एक साथ गीत गाते हैं। ये प्रेरणा कौन देता है कि भाई धुन क्या होगी, सब लोग कैसे एक साथ गाएंगे। और सबसे एनवायरमेंटल फ्रेंडली पर्व है कोई तो छठ, कि कोई मूर्ति नहीं, कोई नहीं, सिर्फ प्रकृति की पूजा है, सूर्य देवता की पूजा है, जल में है। और जो कुछ आप अर्पित करते हैं, सारा कुछ, पहला सेब, पहला इस समय जो सिंघाड़ा, जिस समय छठ आती है, पहला अमरूद, नारियल, और नया नया जो धान होता है जो तैयार करके, उसका गेहूं का ठेकुआ, तो जिन 5 तत्वों से मिलके हम बने हैं, बस पे वही बस सब कुछ है। त्योहारों से। हाँ। और वो पूरा उसमें स्त्रियां व्रत रहती हैं, और पुरुष जो है बहंगी को लेकर के नदी तक सब जाते हैं, यानी पूरा परिवार एक साथ मिलकर एक सूर्य की उपासना करता है। आपसे मिलकर ये समझ में आया कि संगीत के जरिए आत्मा से आत्मा की मुलाकात की जा सकती है, और ये कि जब स्पिरिचुअल होने की आप शुरुआत करते हैं तो उसका एक जरिया संगीत भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मालिनी अवस्थी जी। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर तक बहुत ज्यादा नाम कमाएं और संगीत को इसी तरह लोगों की आत्मा में बसाते जाएं, और हम सब मिलके संगीत को इस देश की आत्मा को समझें और देश को वैसा बनाएं जैसे हमारे लोगों ने सोचा था। इसी उम्मीद के साथ अगली किसी बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत